अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे। आज के दिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी, यानी कि एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है और इन्वेस्टर्स कम बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन तकरीबन 900 अबव पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में देखा गया। ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है, लेकिन जो क्लोजिंग टाइम तक हमने क्लोजर देखा वो 421 पॉइंट्स तक जो है वो क्लोजिंग रहा। ये इट मींस के मार्केट के पॉजिटिविटी के साथ जो आगे बढ़ना है और 1,71,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट रहना मार्केट के लिए एक पॉजिटिविटी प्रिवेल कर रहा है। सो इट्स अ गुड साइन कि हम कह सकते हैं कि पहले दिन मार्केट में एक नेगेटिविटी देखी गई, लेकिन सेकेंड डे से मार्केट ने थोड़ा सा कूल डाउन करते हुए और स्टेबिलिटी के साथ, कंसोलिडेशन के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। तो ये एक अच्छा हम कह सकते हैं जेस्चर है। आज के दिन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि जून मंथ तक टैक्स जो फंड है, रिफंड के तमाम केसेस निपटा दिए जाएं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि जितने भी रिफंड के केसेस हैं टैक्सेस के हवाले से, वो इस जून जो एक मंथ है इस तक जो है वो निपटा दिए जाएं, यानी कि इसी महीने जो निपटा दी जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास बजट के बाद चीज़ें जो है वो दोबारा एक स्टार्ट हो जाएंगी, नया फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा। तो 15 जून तक प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये इनिशिएटिव है कि ये तमाम केसेस को निपटा दिया जाए। साथ साथ आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर काफ़ी एक कीन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तमाम हमने ये भी देखे कि जायज़ा इजलास किए जा रहे हैं, सेक्टोरल जायजे लिए जा रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक जो एक परफॉर्मेंस है या कंडीशन है उसको बेहतर किया जाए। वहीं जीएसपी प्लस प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया गया है कि किसी न किसी तरीके से जीएसपी प्लस स्टेटस को बहाल रखने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उससे फ़ायदा उठाने के लिए इसकी इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो बहाल रखा जाए। तो आज इसके ऊपर हम बात भी करेंगे किस तरीके से जो जीएसपी प्लस के स्टेटस से हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं, कितने ज़्यादा कंट्रीज़ से हमारी जो एक एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, वहीं जीएसपी प्लस से हम थोड़ा सा एक बेनिफिशरी होकर यहाँ भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे। और यूरोपीय यूनियन ने जीएसपी प्लस के नए कवायद और शराइत भी वज़ा कर दिए हैं, वो क्या क्या हैं वो भी आज के में आपको बताएंगे। और साथ साथ आपको बताएं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, ऑफ कोर्स जहाँ इतनी ज़्यादा एक हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे कभी एक पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं, कभी हम देखते हैं कि रिजिड हो जाती हैं। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो टॉक्स हैं या ये जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट है वो क्या होगा, और आने वाले दिनों में ईरान का और यूएस का जो एक हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक टाई अप हो रहा है वो किस तरीके से सेटल डाउन होगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, वेलकम करते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब महर साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अयूब साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। उससे पहले हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज के हाइलाइट्स भी मौजूद हैं, वो भी दिखाते चलें आपको कि हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, खासकर मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से, क्योंकि कल के दिन हमने देखा था थोड़ा डिक्लाइनिंग नोट था, आज के दिन मार्केट पॉजिटिव हो चुकी है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कि आज हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। अंडर इंडेक्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,70,600.2 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 1,71,856.36, लोअर वॉज 1,70,248.46 एंड फाइनली क्लोजर 1,71,021.77। आप देख सकते हैं इंट्राडे हाई मार्केट का बना 1,71,000 और एक अच्छा जेस्चर बना, लेकिन मार्केट उसको एक सस्टेन ना कर पाई और क्लोजिंग समहाउ एक अच्छे लेवल पे हुई। 1,71,000 का लेवल बरकरार रहा, विच इज़ गुड। 421.57 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। वॉल्यूम लीडर्स भी देखते चलते हैं, आज के वॉल्यूम लीडर्स क्या हैं।
जी, ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.01 के इजाफे के साथ, 1.21 पे क्लोजर, 42.98 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TBL सेकंड स्कॉट पे 1 रुपये का अपर लॉक, 10.82 पे क्लोजर, 41.01 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड नेक्स्टली DCL 0.57 का इजाफा, 11.8 पे क्लोजिंग प्राइस, 30.5 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड ओ बॉय 2.21 का इजाफा देखा गया, 15.17 पे क्लोजर रहा, 19.51 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली TRG 3.43 का डिक्लाइन देखा गया, 70.63 पे क्लोजर रहा, 17.35 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये थे वॉल्यूम लीडर्स। आज की मार्केट के अंदर आपने देखा कि कुछ पेनी स्टॉक्स और अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स जो कल के दिन भी सामने आए और आज के दिन भी आए, तो आप देख सकते हैं थोड़े से मार्केट के अंदर आज के दिन जो सस्टेनेबिलिटी है वो मार्केट अपने आप को कूल डाउन होते हुए दिखाई दे रही है। डॉक्टर अयूब मेहर साहब से बात करते चलते हैं। डॉक्टर अयूब मेहर साहब, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स बजट आने वाला है और स्टॉक एक्सचेंज भी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि उसमें फ्लक्चुएशन थी। कल का दिन हमने देखा डिक्लाइन, आज हमने पॉजिटिविटी देखी। तो ये तमाम चीज़ें जो कि एक डेली बेसिस पे इम्पैक्ट इकोनॉमी का लेती हैं, क्या समझते हैं आप कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव दिया है कि 15 जून तक जो रिफंड के पैसे हैं या रिफंड के जो केसेस हैं उनको निपटा दिया जाए, तो ये किस तरीके से एफबीआर इसको फिर परफॉर्म करेगी? क्योंकि रिफॉर्म्स बहुत सारे आए, इस साल भी हमने देखा टैक्सेशन के हवाले से चीज़ें बेटरमेंट हुई। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए टैक्सेस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं इस साल के? नताशा, आपने काफ़ी अच्छी तमहीद कर दिया। 3-4 मुख्तलिफ इशूज़ आपने जियो पोलिटिकल साइड भी आपने कवर कर ली है, फिर GST की भी बात की है। ज़ाहिर है उन चीज़ों का जॉइंट इफेक्ट ही आता है, एग्रीगेट इफेक्ट आता है स्टॉक मार्केट पर। और स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन बजट से पहले ये एक मामूल है। हमेशा से ऐसा होता रहा है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, कुछ जेन्युइन न्यूज़ होती हैं, कुछ डिसइंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ रूमर्स होती हैं, तो मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही होती है। लेकिन आज के जो मार्केट में जो ग्रोथ आई थी, उससे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट में, ये एक्सपेक्टेशन पाई जाती है। और इस तरह की न्यूज़ भी आई हैं IMF की तरफ से भी, जो डिमांड आई थी उसकी बेस पे भी मैं कह रहा हूँ, जो बजट के खदोखाल जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आते रहे हैं, उसकी बेसिस पर मार्केट को पॉजिटिव रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब जो बजट आएगा उसमें जो ज़्यादा एम्फेसिस होगा वो डायरेक्ट टैक्सेस में एक रिडक्शन की बात हो रही थी। जैसे कारपोरेट टैक्स रेट कम करके किया जाएगा, जो सैलरी पर्सनस हैं, या मैं उसको कहूँगा मिडिल इनकम ग्रुप है, जो डिमांड क्रिएट करता है जिसकी वजह से इकॉनमी ग्रोथ होती है, उस पर भी टैक्स को रिड्यूस करने की बात की जा रही थी। कि इस पे हम IMF से बात भी करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा था हम IMF से इस पर बात करेंगे कि यहाँ हमें रिलीफ देना है, टैक्स रेट कम करने होंगे इन सेक्टर्स पर। तो राइट। उसका मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट आया। लेकिन फिर बाद में आफ्टरनून में एक न्यूज़ ये आई कि बजट जो 5 को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 5 जून को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो डिले हो गया। और जो नेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग थी वो भी कल नहीं हो रही अब। तो उसकी वजह से मार्केट में शायद एक जो ग्रोथ आ रही थी, वो उसमें थोड़ा सा फिर डिक्लाइन बाद में देखने में आया। वो एक बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है कि क्या चीज़ आएगी। एक काफ़ी अरसे से मुतालबा है कि ये जो टैक्स की बेस हमें बढ़ानी है, जी। तो बेस बढ़ाने की लगता है बात की जा रही है और मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही है। ज़्यादातर इन्वेस्टर भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेस को बढ़ाना चाहिए, जो ऑलरेडी बड़न जिन सेक्टर्स पर है, जिनमें इंडस्ट्री है, सर्विसेज सेक्टर है, तो डॉक्टर रियल साहब ये एस्टेट भी पे तो काफी पैसा बताइएगा हो कि गया। क्या सुपर टैक्स के हवाले से जो न्यूज़ आ रही हैं, आपने कहा कि एक तरफ हमारे पास कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आती हैं, समटाइम्स कुछ रूमर्स भी बनाए जाते हैं, कंजेक्चर्स भी बनाए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है इस बार जो सुपर टैक्स के हवाले से हम न्यूज़ सुन रहे हैं तो उसमें कितनी सदाकत है और गवर्नमेंट सुपर टैक्स के हवाले से क्या प्लान कर रही है? कुछ आइडिया है कि सुपर वो बिजनेस कम्युनिटी तो ऑफ कोर्स चाहती है कि ये वेव ऑफ हो जाए या किसी तरीके से इसको हटा दिया जाए, लेकिन फिर गवर्नमेंट की किटी में पैसे तो कम होंगे, फिर ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा टैक्सेशन की कलेक्शन। देखिए, जुडिशरी ने जब डिसीजन दिया था कि इस टैक्स को रहना चाहिए, हालांकि मैं समझ रहा था कि जुडिशरी का शायद फैसला डिफरेंट आएगा। ये जब टैक्स सुपर टैक्स लगाया गया था तो इसमें एक लिमिटेड टाइम के लिए लगाया गया था। जब ये पहली दफा जब इम्पोज किया गया था तो मेंशन किया गया था कि लिमिटेड टाइम के लिए है। और मेरा ख्याल ये था कि इसको शायद ये नहीं रह पाएगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी एक चीज पर दो टैक्स नहीं लग सकते, एक ही तरह के दो टैक्स।
ये जो टैक्स है, ये बेसिकली जो टैक्स का अमाउंट बन रहा होता है, उस अमाउंट के ऊपर एक टैक्स होता है। तो उसकी वजह से ये, यानी ये किसी इनकम पर नहीं, ट्रांजैक्शन पर नहीं, बल्कि जो आपने टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर मजीद, उस तो टैक्स के ऊपर ये एक मजीद हेफ्टी टैक्स है। अमाउंट पे भी तो लगता है ना कि वो ऑफ कोर्स कंपनीज जो जिनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है, जो बहुत ज्यादा एक विंडफॉल हम कह सकते हैं कि इनकम्स होती हैं, जी विंडफॉल, जी 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 जी, उसी तो पर। मतलब वो ज्यादा टैक्स पेयर भी तो वही होते हैं ना, बड़े टैक्स पेयर हम्म। वही होते हैं। तो टैक्स रेट की स्लेबरी बनाई जाती है, बल्कि जो अमाउंट बन रहा है उस अमाउंट के ऊपर मजीद टैक्स लगता है। अब इसमें यह है कि ये कलेक्शन का एक मैकेनिज्म है, डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन बात फिर वही है कि किस पर, बिजनेस इंटरप्राइजेस पर, इंडस्ट्री पर, बैंक्स पर, जिन पर ऑलरेडी टैक्सेस हैं, और जिनको जिनका बर्डन रेड्यूस, हम बेस नहीं बढ़ा रहे, लेकिन इस बजट में एक चीज मेरा ख्याल है कि ऐसा इम्प्लीमेंट अब हो जाएगा कि अब शेयरिंग पे बात हो रही है कि कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो फेडरल अपने रेवेन्यू तो इकट्ठे कर रही है, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर भी कट करने पड़ेंगे, और वो एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली आइन के तहत भी, और एक प्रैक्टिस भी है, वो प्रोवेंसेस के सब्जेक्ट बनते हैं। अगर राइट। प्रोवेंसेस की तरफ वो सब्जेक्ट चले जाएं, तो जो टैक्स कलेक्शन है फेडरल की, उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। राइट, गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन कम होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यस। ये भी बताइएगा कि जीएसपी प्लस जो स्टेटस है हमारा, वो ऑफ कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियरी है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हमें समझना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि किसी तरीके से जीएसपी प्लस स्टेटस से तमाम जो एक फ़ायदे हैं वो उठाए जाएं, और साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन ने जीएसपी प्लस के नए कंडीशनैलिटी सामने लाए हैं, वो भी बताइएगा कि क्या अब मज़ीद कवायद और ज़वाबित होंगे, किस तरीके से इसको फुलफ़िल किया जाएगा, और कितना ज़्यादा ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंस है इसकी। मैं इसको खुद एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि इसके मुताबिक बहुत सारे लोगों के जहन में कंफ्यूजन भी हैं और कुछ मिस इंटरप्रिटेशन भी होती है। देखें, यूरोपियन यूनियन में 4 तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। एक राइट। तो वो है जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं है। वो जितनी भी कंट्रीज हैं, वो आपस में जो ट्रेड करती हैं, उन पे तो कोई टैक्स नहीं होता, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होती। दूसरा जो है, वो एक टैक्स देते हैं जो पुअर कंट्रीज को एडवांटेज देते हैं, जैसे जिसमें किसी वक्त बांग्लादेश भी आता था, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी प्रोडक्ट हमारी कंपिटिटर्स हैं। जैसे टेक्सटाइल में कंपिटिटर हैं, गारमेंट्स में कंपिटिटर हैं, हमसे वो compete करते हैं, लेकिन उन पे कोई टैक्स नहीं होता। उन पे वो कम प्राइस पे अपनी चीजें यूरोपियन कंट्रीज में बेच सकते हैं। जीएसपी या जीएसपी प्लस जो है, इसके लिए कुछ कंडीशन हमें उनकी फॉलो करनी पड़ती हैं। और वो जो कंडीशन है, उनका ताल्लुक ईएसजी से, यानी इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो इशू हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो यूरोपियन यूनियन कहता है कि आप इनको फॉलो करें। जब आप अपनी प्रोडक्शन करें, इंडस्ट्री करें, तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। वो स्टैंडर्ड्स हम फॉलो कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन ने कई मरतबा माजी में सर्टिफाई किया है कि पाकिस्तान वो स्टैंडर्ड फॉलो करता है, तो हमें जीएसपी प्लस के लिए हम क्वालिफाई कर जाते हैं। वाह। जब जीएसपी प्लस के लिए हम क्वालिफाई करते हैं, तो ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ, ऑन एवरेज 13% जो प्रोडक्ट की प्राइस पे जो टैक्स लगते हैं यूरोपियन यूनियन में, हमें कोई 13% के लगभग बेनिफिट मिल जाता है। यानी इसको अगर सिंपली कहना चाहें, हम हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं हम्म। या हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपनी कमोडिटीज, अपनी प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में 13% कम प्राइस पे बेचने के काबिल हो जाते हैं। अब इससे फायदा यकीनी तौर पे ये होता है कि जब वो कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे ना, कंपिटेटिव हो जाएंगे। अब जो दूसरी कंट्रीज हमसे 13%, 13% पे कम पे बेच रही हैं, वो तो कंपटीशन में वरना आगे निकल जाएंगे, हम नहीं बेच पाएंगे, हम उसकी वो कॉस्ट नहीं कर सकते। ये एक राइट। बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब ये हमें मिला था जीएसपी प्लस, तो हमारे एक्सपोर्ट में और खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में, गारमेंट्स में, क्लॉथिंग में फर्क आया था। तो ये रहना चाहिए, और इस पे पॉजिटिव इशारे मिले। ये अगर मेंटेन रहता है, तो उसका यकीनी तौर पे हमारे एक्सपोर्ट पे बहुत प्लस इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जी। आएगा। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ऑफ कोर्स आपने जीएसटी प्लस स्टेटस के हवाले से कहा, लेकिन जो ये नए कवायद और जवाबित हैं, तो इससे क्या कोई नई चीज़ तो नहीं आई हमारे सामने, कोई नई कंडीशनैलिटी तो नहीं आई जिससे कोई इशू क्रिएट हो, या फिर अभी बजट भी आ रहा है तो इससे कोई एक्सपोर्ट के हवाले से कोई इशू हो? नहीं, जीएसपी प्लस की तरफ से कोई नई कंडीशन नहीं है, और वो कंडीशन जो है एनवायरमेंटर से रिलेटेड है, कारपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। हम पहले ही वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसको वो सेटिस्फाई भी हैं। उस पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो, या हमारे
एक्सपोर्ट सेक्टर को कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह की उसमें कोई चीज नहीं है। बल्कि हम इंटरनेशनल अब स्टैंडर्ड्स को और फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारी एक्सपोर्ट मजीद भी बढ़ सकती है इससे ऑलरेडी तो। हम फॉलो कर रहे हैं, सर्टिफाइड है हमारी कंपनी, इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, और वो स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि अगर जीएसपी प्लस की बात ना भी हो, मैं कहता हूं, तो वो हमें फॉलो करनी चाहिए। वो हमारी कम्पिटेटिवनेस के लिए बेहतर है। हम राइट। इंटरनेशनल मार्केट में compete कर रहे हैं। जब हम compete कर रहे हैं तो हमें वो स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, कारपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड इंप्रूव करने चाहिए, हमारे यहाँ एनवायरमेंटल कंडीशंस बिल्कुल मीट करनी चाहिए। वो अच्छी चीज़ है। वो तो वो स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो हमें खुद, मैं समझता हूँ, बल्कि मैं ये कहूंगा थोड़ा सा आगे जाके, बीइंग मुस्लिम वी शुड फॉलो इट। वो हमें फॉलो राइट। करनी चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि एक तरफ हम जियो पॉलिटिक्स को देख रहे थे, हमने पूरे 2 मंथ्स ये चीज़ें भुगती भी हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट भी आया, फिर पाकिस्तान इस पर मीडिएटर भी बना, इट्स लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस से डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स अमेरिका एंड जो ईरान की टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, समटाइम्स इसमें रिजिडनेस आ जाती है। तो अभी ये क्या कंडीशन है यहाँ पर, क्या सर्कमस्टांसेस हैं और किस तरीके से ये ऑयल प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनली ऑफ कोर्स ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी एक प्रॉब्लम है, हमारी लोकल मार्केट की प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन शूट कर जाती है, और पूरा जो एक इकोनॉमिक साइकिल है हमारा, जिससे इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट जैसे हम बोलते हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या कहेंगे? देखिए, ग्लोबली इफेक्ट होता है, तमाम कंट्रीज इफेक्ट होती हैं, कुछ डायरेक्ट इफेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है कि जो ऑयल प्राइजेज हैं उसमें एक तो ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के लिए अलाउ है, परमिटेड है कि पाकिस्तान की शिपमेंट नहीं रोकी जाती, लेकिन जो शिपमेंट की प्राइजेज हैं, जो कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है, इंश्योरेंस रेट बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो राइट। इफेक्टेड एरिया है ना, इफेक्टेड एरिया से जब वो गुजरते हैं तो इंश्योरेंस के चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, शिपिंग के रेट बढ़ जाते हैं। तो वो हमें इंपोर्ट कॉस्ट जो है, जिसको हम कह रहे हैं ऑन दी बोर्ड, जब पहुंचता है तो वो प्राइस, उसकी एफओपी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, हमें फिर ज़्यादा यकीनी तौर पे करना पड़ता है। लेकिन दूसरा इम्फेक्ट ये है डॉक्टर कि साहब, ये आपने हम अच्छा किया वैसे आम आवाम के लिए ये बता दिया। ये एक बड़ी कंफ्यूजन थी कि ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं जब पाकिस्तान को अलाउ है। ये आपने बहुत अच्छा किया कि क्लैरिटी दे दी इस पॉइंट पे। या यस, दूसरी एलाइड कास्ट बढ़ती है। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि जो टैक्सेस हैं उसके साथ लिवीज हैं उस पर, वो बेसिकली वो हमें आईएमएफ की कुछ कंडीशनलिटीज फॉलो करनी पड़ती हैं। वो जो कंडीशनलिटीज हैं उनका ताल्लुक है टैक्स टारगेट से। अब टैक्स टारगेट्स, अगर हमारे टैक्स टू जीडीपी रेशो, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन हो रही हो, जिस तरह कलेक्शन होने चाहिए, कलेक्शन का एक मैकेनिज्म है, तमाम लोग ईमानदारी से टैक्स भी पे कर रहे हो और तमाम सेक्टर को इसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए, अगर वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब टैक्स के टारगेट में शॉर्टफॉल आता है तो कभी ऐसा होता है उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए भी हम लीवीज को कम नहीं करते, ऑयल लीवीज को कम नहीं करते। अगरचे अभी रिसेंट पास्ट 2 दफा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने उन लीवीज को भी कम किया है। तो लीवीज को राइट। कभी कभी हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन उन लीवीज को एडजस्ट करना कोई इतनी आसान, बहरहाल ये टास्क नहीं होती। वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है जो हमें आईएमएफ कंडीशनलिटीज की वजह से टारगेट पूरा करने के लिए करना पड़ता है। अगर दूसरे शोबों से टैक्स कलेक्शन जो है वो प्रॉपर हो जाए तो फिर ऑयल पर टैक्स जो है उसमें कमी का फिर एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। राइट। अच्छा, इन टॉक्स को अगर हम देखें यूएस एंड ईरान की, तो आपको क्या लग रहा है ये जियो पॉलिटिक्स कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है और किस तरीके से सेटल डाउन हो सकती है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक मीडिएटर है और रहेगा, और पूरी दुनिया ने जिस तरीके से देखा पाकिस्तान का रोल, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? पाकिस्तान सिर्फ न सिर्फ मीडिएटर है, बल्कि शायद सबसे ज्यादा एफर्ट्स भी पाकिस्तान कर रहा है, जो विजिबल एफर्ट्स हैं, नजर भी आ रही हैं कि ये वॉर जो है खत्म हो जानी चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल आना चाहिए। और इस सोल्यूशन में बेसिकली अगर देखा जाए कि जब टॉक होने लगती है, जब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंचने लगते हैं, तो फिर कोई ना कोई वाकया जो है वो मिडल ईस्ट में इसराइल की तरफ से, जैसे अभी लेबनान का वाकया हो गया है, वो हो जाता है। तो फिर वो टॉक, वो सबूताज हो जाता है, सारी जो टॉक होती है, जो कंक्लूजन निकलना होता है। तो इसमें बेसिकली तो जितनी भी इफेक्टिव कंट्रीज हैं, अब तो पूरी दुनिया ने इस पर कहना शुरू कर दिया। यूरोपियन यूनियन और खासतौर पे फ्रांस की तरफ से ये वॉइस आई है, दूसरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कहा आ रहा है कि पूरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पूरी वर्ल्ड से इफेक्ट हो रही है ना। तो अब बेसिकली जो भी कंट्री इसको सेबोटैज कर रहा है वो अब मेरे ख्याल अब पहली दफा हुआ है कि इन कंट्रीज ने इसराइल के अगेंस्ट खुल के बोलना शुरू किया है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ये बेसिकली इसराइली एक्शंस की वजह से आ रहे हैं। जब कोई कंक्लूजन निकलने लगता है, और मेरा ख्याल है कंक्लूजन निकल आएगा,
क्योंकि दोनों तरफ से अब ये है कि यूएस की तरफ से अब पॉजिटिव सिग्नल, आज तो काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं। और ईरान की कुछ डिमांड्स हैं और बिल्कुल जायज़ डिमांड है उसमें। पहले वो कहता है जो मुआसरा जो यूएस की तरफ से है उसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरा वो एक बात करते हैं कि उन्हें कंपनसेशन मिलनी चाहिए जो वार हुई है। तीसरा उनका बड़ा जायज़ है जिसकी वजह से अभी रिसेंटली जो सबूटाज आया था कि ये जो वार का जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें तमाम फरीकिन शामिल हैं। इसमें लेबनान भी है, इसराइल भी है, इसमें गजा स्ट्रिप भी है, इसमें दूसरे एलाइज भी हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबली आना चाहिए, सब जगह वार ख़त्म होनी चाहिए। वो एक पॉइंट है और उसको रिसेंटली आज की स्टेटमेंट के मुताबिक यूएस ने भी वो उसको एडमिट किया है कि वार तमाम जगह ख़त्म होगी। राइट तो चले ये जी, मैं फिर ये तो हमारे पॉजिटिव लिए और पूरी दुनिया की जीडीपी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें और ये ऑयल प्राइसेस के हवाले से थोड़े से कंसर्न्स देखे जा रहे हैं, तमाम कंट्रीज में इसके इम्पैक्ट होंगे। हमारे पास ऑल्टरनेट रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस साल को यानी कि इस फिस्कल ईयर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो इकोनॉमी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, एक चीज़ बिल्कुल हमें समझ लेनी चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए कि जब हम कहते हैं ना कि ऑयल की वजह से इकॉनमी इफेक्ट हो रही है, तो मेजोरिटी के जहन में आता है कि ऑयल की वजह से इफेक्ट होने का मतलब है एनर्जी की प्राइस बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में यूज़ होती है और ट्रांसपोर्ट। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आम लोगों के जहन में आती हैं। लेकिन ऑयल जब आता है तो उसकी कोई 100 से ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स भी हुआ करती हैं, जिसमें इवन कुछ फार्मास्यूटिकल आइटम होते हैं। प्लास्टिक हर घर में यूज होता है, प्लास्टिक उसकी बाई प्रोडक्ट है। वो प्लास्टिक पैराजाइलिन टेक्सटाइल में हम नायलॉन यूज करते हैं, वो सब भी पॉलिस्टर स्टेबल फाइबर है जो टेक्सटाइल में क्लॉथिंग में यूज होता है। वो 100 से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ऑयल अगर क्राइसिस है भी तो हम अल्टरनेट सोर्स पे चले जाएंगे। अल्टरनेट सोर्सेज पे जाके हम ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का इंतजाम अल्टरनेट कर सकते हैं। हम सोलर या विंड एनर्जी या हाइडल सिस्टम की बात करके राइट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी 100 प्रोडक्ट हैं वो तो आज की दुनिया में अभी भी ऑयल से अटैच्ड हैं। तो राइट, उसका वो तो इन्फ्लेशन हमें चाहिए ही इम्पैक्ट चाहिए। आता है। जी बिल्कुल, चले, उसका वेल इम्पैक्ट। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। साथ साथ हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के नंबर्स को देखते हुए, तो हम देख रहे हैं कि जानिब से जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं और साथ साथ इकोनॉमी के लिए काफ़ी तमाम हम कह सकते हैं कोशिशें की जा रही हैं। सो वी हैव अपडेट्स, कमोडिटीज़ के हवाले से अपडेट्स देखते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,66,677 रुपीज। गोल्ड पर 10 ग्राम 4,526 रुपीज। लोकल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $4,474.07। ऑयल WTI पर बैरल $91.13। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $93.78। आज की कमोडिटीज अपडेट्स आपने देखी हैं। हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं आज की मार्केट में करेंसीज के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन के करेंसीज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 323.88 रुपीज, सेलिंग वाज 324.46। यूके पाउंड बाइंग रही 374.55, सेलिंग वाज 375.33। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.35, सेलिंग वाज 278.85। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.18, सेलिंग वाज 41.25। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.17 रुपीज, सेलिंग वाज 74.31। यूए दिरहम बाइंग रही 75.79 रुपीज, सेलिंग वाज 75.93। कतरी रियाल बाइंग रही 76.44, सेलिंग वाज 76.58 रुपीज। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 907.71 रुपीज, सेलिंग वाज 909.34। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। तमाम हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस के अंदर जो एक फ्लक्चुएशन है वो यकीनन सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट कम होगा। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से, हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिलस्म। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर, आलमी उफक के बदलते हुए हालात और नजरियात पर। मुल्क का सियासी और मुआशी मंजरनामा क्या कहता है? पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है? खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल। शहरे इक्तदार क्यों है तमाम अहम खबरों का महवर। गर्द में अटे हुए तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाजरीन। हम बजट सेगमेंट में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आज के दिन हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ थोड़े से अगर फिस्कल ईयर के हवाले से आपके साथ नंबर्स शेयर करें तो फिस्कल ईयर में तकरीबन, अगर थोड़ी सी और न्यूज़ भी बजट के हवाले से शेयर करें तो तकरीबन 43 बिलियन यानी कि 43 खरब रुपए का कौमी तरक्याती मंसूबे जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। तो यकीनन ये PSDP के हवाले से आपको न्यूज़ मिलेगी और प्लानिंग कमीशन जो है इसके ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो नए प्रोजेक्ट्स भी ऑफ कोर्स इसमें मंजूर हुए हैं और साथ साथ माली साल 2027 में यानी कि जो बजट आ रहा है इसके अंदर GDP शरह नमू 4% तक बढ़ाने का अज़म किया जा रहा है। लास्ट टाइम 3.2 थी, आपको याद था, लेकिन उसके साथ साथ 3.4 हमने तकरीबन जो पूरे साल हमने देखी या विटनेस की तो वो 3.4 थी, लेकिन अब इस साल हम 4% पे आने वाले हैं। तो इट मीन्स के आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी। साथ साथ आपको बताएं कि आइंदा बजट पे कारोबारी रहनुमाओं और वज़ीर आज़म के दरमियान अहम मुशावरत हुई है, यानी कि जो तमाम बिजनेस कम्युनिटी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग्स भी कर रही हैं और इन मीटिंग्स के जो एक अच्छे रिजल्ट्स हैं वो भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को जो इश्यूज़ हैं या जो हम कह सकते हैं बिजनेस कम्युनिटीज़ को जो उनके ऑफिशियल या हम कह सकते हैं कि जो इफ्स एंड बट्स थे वो रेस किए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि बजट के अंदर ये तमाम चीज़ें सेटल डाउन की जाएंगी। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। और जो ये नेक्स्ट बजट आ रहा है यानी कि बजट 2026 एंड 2027, इसके अंदर सनती तरक्की के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो एक खास फोकस है यानी कि फरोग के लिए वो काम किया जाएगा। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो आज हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर SIFC के एफर्ट्स को यकीनन हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि SIFC के एफर्ट्स वाजे हैं। एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक दोनों ही सेक्टर बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं इस साल के अंदर। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और ख़ासकर इस सेक्टर की तरक्की के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो नई की गई हैं, यानी कि न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट की जानिब से जो इनिशिएटिव्स लिए गए और जिस तरीके से इस सेक्टर की कारकर्दगी है इसके हवाले से खुसूसी रिपोर्ट है, वो देखें आप कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या क्या किया और इस साल के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट, फिर वापस आते हैं और इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं।
पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई शोबा वतन अजीज की मईशत के लिए कलीदी हैसियत का हामिल है। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने, देही आबादी को रोजगार फराहम करने, सनतों को खाम माल मुहैया करने और बरामदा के जरिए ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा करता है। वतन अजीज का ज़रई शोबा रवा माली साल में कौमी मईशत की बहाली का अहम मुहर्रिक साबित हुआ है। कौमी अकाउंट्स कमेटी के मंजूर करदा उबूरी आदद शुमार के मुताबिक ज़रई शोबे की शरह नमू 2.9% रही, जो गुज़िश्ता माली साल की 1.53% नमू के मुकाबले में नुमाया बेहतरी है। ज़रई शोबे की इस कारकर्दगी ने मजमूई कौमी इक़्तिसादी नमू में अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत ने ज़रई तरक्की के लिए मेयारी बीजों की फराहमी, ज़रई कर्जों के फ़रोग़, जदीद मशीनरी के इस्तेमाल, आबपाशी के निज़ाम की बेहतरी और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग और बंजर अराजी की बहाली जैसे इक़दाम किए। इन पॉलिसियों के मुस्बत असरात फसलों की पैदावार में इजाफे की सूरत में सामने आए हैं। गंदम की पैदावार गुज़िश्ता साल के 28.4 मिलियन टन से बढ़कर 29.6 मिलियन टन, चावल 9.7 मिलियन टन से बढ़कर 10 मिलियन टन, जबकि गन्ना 84.2 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन तक पहुँच गया। दीगर फसलों में भी नुमाया बेहतरी देखी गई। आलू की पैदावार 23.2% के इजाफे के साथ 12.17 मिलियन टन और चने की पैदावार 52.4% इजाफे के साथ 8.26 मिलियन टन रिकॉर्ड की गई। लाइव स्टॉक के शोबे ने 3.75% नमू हासिल की, जो देही मईशत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम है। अगरचे कपास की पैदावार 7.1 मिलियन गांठों तक महदूद रही और मकई की पैदावार 9.1 मिलियन टन से कम होकर 8.8 मिलियन टन रही। मजमूई तौर पर ज़रई शोबे की कारकर्दगी गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में बेहतर रही। यही वजह है कि हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए ज़रई शोबे में 3.8% तरक्की का हदफ मुकर्रर किया है, ताकि ग़िज़ाई खुद किफ़ालत, ज़रई बरामदात और देही खुशहाली को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरार अहमद साहब। आप फॉर्मर वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के। उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट के नंबर्स देखते हैं। राइस की एक्सपोर्ट हमारे पास बेहतरीन होते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ हम बात करें वीट के हवाले से, हमने एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी प्रोडक्शन इस बार अच्छी क्रॉप्स की हैं। साथ साथ अगर हम देखें कि हमारे पास सेल्फ सफिशेंसी के हवाले से, तो फूड सिक्योरिटी के अंदर हम जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले से भी काम कर रहे हैं और डिफरेंट हमारी जो अपनी पॉपुलेशन है उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं आप कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू SIFC आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, SIFC एक व्हीकल है फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो ऑब्वियसली अभी जो आपकी रिपोर्ट में बताया गया इशारे वो सारे बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर भी जब फूड सिक्योरिटी के एंगल से हम देखेंगे तो गंदम अभी चैलेंज में है। गंदम बढ़ी है पिछले साल से, लेकिन हमारी ज़रूरत से अभी भी कम है। इसलिए हमें अगले माली साल में गंदम के जो लवाजमात हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपने जैसा कि अपनी रिपोर्ट में बताया, मकई में कमी आई है और जो हमारी कपास है वो जूं की तूं है। तो ये मकई की कमी जो है वो खैर कोई बहुत बड़ा डेंट इसलिए नहीं डालती कि वो सरप्लस है। हम आलू में भी सरप्लस है, राइस में सरप्लस है, गन्ने में, चीनी में सरप्लस है। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ जो है वो एज यूजुअल इम्प्रेसिव है। अगर कुछ जो तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि पिछले साल 2.9 और अगले साल 3.8 के टारगेट जो है वो अचीवेबल है। मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल नहीं है अचीव करने, कि अगर बीज के मामलात, पानी के मामलात, मशीनरी के मामलात, बर वक्त कर्जा और फिर खादें मैसर हो जाए तो ये सारे टारगेट जो है ये ईजीली अचीवेबल है। जो रिस्क होता है वो क्लाइमेट का है, क्योंकि क्लाइमेट शॉक्स में बार बार आ रहे हैं। राइट। पर ये साल के टारगेट बनाना जो है ये ज़राअत की लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ज़रा कम नज़र आते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में ये देखना है कि हम टेक्नोलॉजी के जो फ्रंटियर है उनसे कितने दूर है। टेक्नोलॉजी के फ्रंटियर्स के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये चाहिए कि हम अच्छा ह्यूमन सोर्स जो है वो कंटिन्यूसली बिल्ड करें, और फिर कटिंग एज रिसर्च जो है उसकी लोकल जो
रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करें और अडॉप्शन का काम भी करें। प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी तवज्जो दी है इस बात पे। वो चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में गए, उन्होंने उनको डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री दी, डॉक्टरेट, और उन्होंने ऑनरेरी प्रोफेसर भी बनाया। और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि वो 1000 पाकिस्तानी जो अगले साल भेजेंगे चाइना। 1000 इससे पहले भी वो भेज चुके हैं। ये सारे जो 1000 पहले गया और आइंदा भी है, ये 3-3 महीने की ट्रेनिंग है। जो एक्सपोजर विजिट है उसमें यंग साइंटिस्ट जो है उनको सेंसिटाइज करने में मदद मिल रही है। पर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहिए कि हम अच्छी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, PhDs में, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च में, और यहाँ पे कमिश्निंग करें कि हमारी कहाँ पे डेफिशिएंसी है नॉलेज और टेक्नोलॉजी गैप्स की, उसको एड्रेस करने के लिए डॉक्टर लॉन्ग टर्म साहब, यहाँ इन्वेस्टमेंट। मैं आपको थोड़ा सा पॉज करूंगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम जहाँ अपनी पर एकड़ यील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने ड्रिप इरिगेशन के ऊपर काम करना शुरू किया, या हमने नई जो एक इनोवेशन है इसको अडॉप्ट करने की बात भी कर रहे हैं। आपने R&D के हवाले से एक फोकस किया। आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो डायरेक्टली इसके ऊपर कीन है कि किसी तरीके से काम हो। तो आप समझते हैं क्या हम बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर या हम अपनी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं? जिस तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं राइस के हवाले से, जैसा देखा जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल के अंदर पाकिस्तानी कंपनीज एंटर हो रही हैं, और राइस के हवाले से चीज़ें जो है वो एक अच्छे टॉनिक्स और एक अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में एक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा कर सकें। तो हमारे पास और एग्रीकल्चर की ऑप्शंस क्या मौजूद हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट्स को मज़ीद एक वैल्यू एडिशन करके एक अच्छे दामों बेच सकते हैं? ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन बहुत थोड़ी है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है। मसलन इस साल आलू के लॉसेस बहुत हुए हैं। आलू हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, एक्सपोर्ट हो नहीं सका, और हमने उसकी कोई वैल्यू एडिशन की पहले से प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे उसकी पोटैटो स्टार्च की और पोटैटो की जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन की जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो वीक है। ये जो है ये सच है। बाकी प्रोडक्ट्स के मतलब भी हम शुगर इंडस्ट्री के अलावा या कॉटन में वर्टिकल वैल्यू एडिशन है, बाकी सारी कमोडिटीज़ में वर्टिकल वैल्यू एडिशन की बहुत सख्त कमी पाई जाती है। उस कमी की वजह से हमारी एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है वो भी कमज़ोर है, और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि लासे जो प्रिवेंटेबल हो वो हम हमारे पास से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आपने हमने इस लाइवस्टॉक बार राइस के हवाले से बम्पर क्रॉप्स भी देखी और एक अच्छे एक्सपोर्ट के नंबर्स भी देखे। वेरी फर्स्ट टाइम हमने $4 बिलियन के टारगेट्स, याद होगा आपको कि $4 बिलियन अचीव किए थे और $6 बिलियन के टारगेट्स रखे थे। अब फिस्कल ईयर की रिपोर्ट आएगी तो हमारे पास करेक्ट नंबर्स आएंगे। लेकिन आप समझते हैं इस तरीके से हम और फ्रूट्स के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं? और इस साल के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं बजट के अंदर? देखिए, मैंने बजट के डिटेल्स तो मेरे सामने नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है वो ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है सीड में, मैकेनाइजेशन में, वाटर मैनेजमेंट में। लेकिन मैंने लफ्ज़ एक यूज़ किया, गैप है। हम दुनिया की जो टेक्नोलॉजी का एज है उससे अभी काफ़ी पीछे हैं। ये अडॉप्शन एक पार्ट है उसका, लेकिन हमारी इंडिजिनस कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमें अगर बाहर से पिलाना है तो उसके लिए भी अपना ह्यूमन सोर्स और अपना प्लेटफॉर्म जो है वो इस लेवल का होना चाहिए कि हम मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसमें डाटा साइंस है, उसमें प्रिसीजन है, उसमें जेनेटिक्स जो है वो नेक्स्ट हायर लेवल पे जानी चाहिए। वो अभी मामला जो है उनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो जिस लेवल पे होनी चाहिए नहीं हो रही। मैंने इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट का जिक्र किया कि उसमें वहाँ पे ये मामला सही राइट। सिमत पे जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने लेबर फोर्स के हवाले से बात की। अब अगर हम लेबर के हवाले से बात करें तो तकरीबन 40% ऑफ द लेबर फोर्स और अकाउंटिंग रफली अगर बताया जाए तो 19 to 20% ऑफ GDP एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। तो आप समझते हैं कि इसके अंदर थोड़ा और मजीद जो एक ऐड ऑन किया जाए और उनको एजुकेट किया जाए? अगर हम कर्ज़ों के हवाले से बात करें तो छोटे किसानों के लिए कर्जे पिछले बजट में रखे गए थे 1 लाख पर किसान, तकरीबन 7 लाख जो एक हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये सहूलत फराहम की गई थी। साथ साथ अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से छोटे किसानों के लिए या फिर एप्लीकेशंस बनाई गई कि आपको इन्वायरमेंट के इश्यूज से कैसे निपटा जाएगा, क्लाइमेट चेंज को कैसे निपटा जाएगा, और दूसरा ये कि अगर इन्वायरमेंटल चेंज आ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से इनिशिएटिव्स ले रही है। ऑफ कोर्स के मैजिक वॉन्ड तो नहीं है कि एक ही साल के अंदर तमाम नंबर्स आ जाए या प्रोडक्शन हो जाए,
मगर इट टेक्स टाइम, व्हाट डू यू थिंक? मैंने बिल्कुल, आपने मेरी लाइन को टो किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो प्रोजेक्टेबल फ्यूचर है उसके लिए प्लानिंग जो है वो इसमें एनुअल प्लानिंग से डिफरेंट होनी चाहिए। और उसमें क्लाइमेट सबसे बड़ा चैलेंज है। वैल्यू एडिशन जो आपने रेज किया वो बिल्कुल सही है कि हम वैल्यू एडिशन की डायरेक्शन सेट करें, उसमें इंसेंटिवाइज करें एसएमईज को, मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि लॉसेज भी प्रिवेंट हो और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं ना सिर्फ यहाँ शेल्फ लाइफ बढ़ाएं, अवेलेबिलिटी का टाइम फ्रेम बढ़ाएं, बल्कि वो एक्सपोर्टेबल भी हो, ट्रेसेबल हो, कंप्लायंस हो, ताकि दुनिया की मार्केट्स में हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकें। और फिर सिर्फ राइट, एक्सपोर्ट ही नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल। हमारी फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपोर्ट्स भी तो 10 अरब डॉलर से ज्यादा की है। एडिबल ऑयल है, उसमें सोयाबीन है, उसमें और भी कमोडिटीज हैं, लेकिन सबसे बड़े जो दो सेगमेंट हैं वो एडिबल ऑयल और सोयाबीन है। तो हमें जरूरत है इस बात की कि हम हालांकि वी हैव इंपोर्ट सेसमी, वी हैव मस्टर्ड, हम इनके भी ऑयल की तरफ जा सकते हैं ऑल्टरनेट, बट पाम ऑयल और हम इधर ही जाते हैं। वेल, यू हैव राइटली करेक्टेड द थिंग। थैंक यू सो मच, डॉक्टर साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। और हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट तमाम किसानों के लिए, तमाम छोटे फार्मर्स के लिए, बड़े फार्मर्स के लिए आसान एप्लीकेशन, जरखेज़ी ऐप्स या डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस भी इसलिए लॉन्च कर रही है ताकि किसी ना किसी तरीके से अगर इन्वायरमेंटल चेंज होता है या क्लाइमेट चेंजेस होते हैं तो उनको तमाम चीज़ें पहले पता हों और किस तरीके से अपनी फसलों को लेके चलना है। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट उनको फराम कर रही हैं, ये सहूलियात। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं और आइडिया ये है कि जो बजट आ रहा है, न्यू बजट 2026 एंड 2027, इसके अंदर भी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स रखे जाएंगे ताकि हमारी जो एक कंट्री है वो एग्रो बेस्ड कंट्री ही मौजूद रहे। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।